आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्ता के समकालीन केंद्र के अर्थ। शीत युद्ध के पश्चात विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठन तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना प्रारंभ किया, जिससे स्पष्ट होने लगा कि ये संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवीय के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। जैसा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो दो ध्रुवीयता था, तो एक बचा अमेरिका। तो उसके बाद शीत युद्ध के पास उसके बाद 1991 के बाद कुछ ऐसे संगठन आए जो अमेरिका को एक ध्रुवीय के समक्ष विकल्प बनकर आए थे। विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीति और आर्थिक सत्ता के समकालीन केंद्र में कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। अमेरिका ही एक सत्ता के रूप में आ गया था, वही अपना शक्ति का प्रयोग कर रहा था, जो उसकी इच्छा थी वो करता था अमेरिका। उसके बाद एक शक्ति के उसके विकल्प के रूप में यूरोपीय संघ आया। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की। अमेरिका यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्गठन करने के लिए मदद करी, जिसे मार्शल योजना के नाम हम जानते हैं। 1948 में मार्शल योजना के तहत आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। मार्शल योजना के तहत उनको आर्थिक मदद दी गई अमेरिका के द्वारा। 1999 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुई। 1957 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। 7 फरवरी 1992 को, ये देखना, ये इम्पोर्टेंट, ये याद रखना कब हुआ। 7 फरवरी 1952 को मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ गठन हुआ। इसे वर्तमान में देखिए कितने सदस्य हैं। वर्तमान में 27 सदस्य हैं, 27, ठीक है, सदस्य हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ के सदस्य कौन कौन से हैं? 27 हैं, बट कौन कौन से हैं ये देखते हैं अपन। तो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, उसमें एक तो पहला है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन एवं स्पेन, ठीक है। ब्रिटेन जो था ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में जनमत संग्रह यानी कि लोगों का मत, जो ब्रिटेन के जो सभी लोग थे उनका एक मत था कि हम यूरोपीय संघ से अलग हो जाते हैं, इसके कारण। तो इस जनमत संग्रह 2016 में हुआ था, जिसके द्वारा अलग होने का निर्णय लिया ब्रिटेन ने, जिससे जो अलग होने का लिया था, जिसे क्या कहते हैं, ब्रेक्जिट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, चलते आगे। तो अब यह यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं रहे। ब्रिटेन अब यूरोपीय 2016 में जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया, तो यूरोपीय संघ से अब नहीं रहे। जनवरी 2020 में जैन लिख देते हैं यहाँ पे, जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ से अलग हो गए। यह पुराने सदस्यों में से एक सदस्य देश था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के नए सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के नए सदस्य, अब जो नए सदस्य हैं उसमें कुछ बाद में भी जुड़े था नए सदस्य इस प्रकार हैं: एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवेनिया। यूरोपीय संघ के
यूरोपीय संघ के सदस्य, माफी चाहता हूँ, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? 27। कुछ ब्रिटेन जैसे अलग हो गया तो कुछ और लोग देश तो शामिल हुआ होगा ना, तो वही इस प्रकार है। तो आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ का गठन जो हुआ उसका उद्देश्य क्या था, उसका एम क्या रहा होगा यूरोपीय संघ के गठन का? तो ये था कि एक समान विदेश नीति व सुरक्षा नीति। मतलब क्या है, एक समान जो भी देश, जितने भी यूरोपीय 27 देश हैं यूरोपीय संघ में, तो उन सभी की जो विदेश नीति जो है, ये सुरक्षा नीति एक होगा। ठीक है, जो ये नहीं कि एक देश का कुछ अलग है तो दूसरे देश का अलग होगा, एक समान होगा। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामले पर सहयोग, जो आंतरिक मामले होंगे या न्याय से जुड़े मामले आपस में सहयोग करेंगे। ठीक, एक समान मुद्रा का चलन, जैसे कि एक देश है, जैसे कि अपन 27 देश, एक समान मुद्रा का चलन होगा। जैसे जो एक मुद्रा चलेगा तो उसमें भी सब इसमें एक मुद्रा चलेगा। ठीक है, ये नहीं कि भाई मैं तेरे देश, मैं अपने देश में तेरे मुद्रा नहीं चलने दूंगा। ये कोई एक देश बोलेगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बोलेगी बेल्जियम से, दोनों की मुद्रा अलग अलग है, लेकिन जो सेम मुद्रा होगा कि बेल्जियम बोलेगा मैं नहीं भाई तेरी मुद्रा मैं अपने देश में चलने नहीं दूंगा, फिर बेल्जियम बोलेगा मैं तेरी मुद्रा मैं अपने देश में चलने दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये सभी जैसे कि बेल्जियम वगैरह हैं तो अपने देश में एक समान मुद्रा चलेगा। उसके बाद हो गया कि वीज़ा मुक्त आवागमन, कि वीज़ा के बिना जो 27 देश हैं उसमें, जैसे कि अपन भारत से कहीं दूसरे देश में जाते हैं, है ना, तो उसमें वीज़ा लगता है, या कोई दूसरे देश के दूसरे देश तो वीज़ा लगता है। तो यूरोपीय संघ के देशों ने ये किया कि हम बिना वीज़ा के 27 देश में आया जा सकते हैं। ठीक है, इसी का ये हुआ। तो हम आगे देखते हैं। तो यूरोपीय संघ की विशेषता, यूरोपीय संघ जो बनी है उसकी विशेषता क्या थी, ये तो हमारा प्रमुख मुद्दे देखिए कि क्यों बना यूरोपीय संघ एक्स्ट्रा। तो अब आगे देखते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या हैं। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग, यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्थाओं के रूप ले लिया। जो यूरोपीय संघ था वो शुरुआत में कैसी थी, आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी, अब वो बदल गई, अब वो कैसे ले गया, राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। ठीक है, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। इसका अपना एक झंडा है, जैसे कि हर देश का होता है, तो इसका भी एक यूरोपीय संघ का झंडा है। उसका एक राष्ट्रीय मतलब गान है, स्थापना दिवस है और एक अपनी मुद्रा है। अन्य देशों से संबंध के मामले में इसने काफी हद तक एक साझी विदेश नीति बना ली है। अन्य देशों के संबंधी जो मामले होते हैं ना, एक ये मतलब दूसरे देश है तो यूरोपीय संघ है, इस सब का इनका विदेश नीति, सुरक्षा नीति बना ली है। यूरोपीय संघ का झंडा है, इसमें 12 सोने के सितारे हैं। झंडा होता है 12 सोने के सितारे के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप, जो आपस में जो मेल मिलाप से रहते हैं, समग्रता है, एकता है, संपूर्णता है। ठीक है, उसके बाद 2003 में यूरोपीय संघ ने साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी जो नाकामयाब रही। ठीक, 2003 में एक सारा संविधान के भैया हम सारे देश 27 यूरोपीय देश हैं इसी संविधान से चलेंगे, लेकिन ये सफल नहीं हो सका था। यूरोपीय संघ को ताकतवर, जो ताकत है ना, जो पावर देती है, तो उसको बनाने वाले कुछ कारक है। जैसे कि यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव है यूरोपीय संघ, वो कैसे होगा। तो सन 2016 में, जैसे कि अपन बात कर चुके, 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर, इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका के लगभग ही था, मतलब आसपास था, ये नहीं कि अमेरिका से ज़्यादा था, अमेरिका लगभग था। 17,000 डॉलर आर्थिक प्रभाव है ये 2016 में। इसकी मुद्रा यूरो है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, जो पूरे यूरोपीय संघ में चलती है। यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। जो अमेरिका यूज सोच रहा कि भाई अमेरिका का तो डॉलर है, नहीं यूरो, अगर यूरो अमेरिका के डॉलर यूज अमेरिका यूज सोचता था कि यार ये तो मेरे लिए खतरा बन जाएगा, है ना, अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा कीमत बढ़ गई तो। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना है, अमेरिका से 3 गुना है, देख लो। तो ये यूरोपीय संघ जाहिर सी बात है खतरा बन रहा था अमेरिका के लिए। तो भाई तो कोई क्यों ही चाहेगा कि यार मेरे लिए कोई अपना लिए मैं अपना खतरा मोल लूँ। ठीक है, इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव, इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अमेरिका के देशों पर
है। इसी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप के देशों पर, एशिया के देशों पर और अफ्रीका के देशों पर है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में, जो विश्व व्यापार है संगठन है, उसके जो ट्रेड करती है, व्यापार संबंधित संस्था है, ये वैश्विक संस्था है, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण, ये अपना महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है, अपना एक अच्छा स्थिति रखते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यूरोपीय संघ की राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव देखा जाता है, $70 है अमेरिका से, है ना, और ये इसकी जो आर्थिक प्रभाव एशिया पे, यूरोप पे, अफ्रीका के देशों पर है। ये विश्व व्यापार संगठन में एक अच्छा महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है ना। ये अमेरिका के डॉलर के लिए, जो अमेरिका के पैसे उसके हैं, खतरा बन रहा है विश्व व्यापार में, इसकी हिस्सेदारी 3 गुना हो रही है ना। तो ये सब अपने पढ़ लिया। तो हम आगे देखते हैं। तो इसके राजनीतिक प्रभाव, इसके राजनीतिक प्रभाव क्या है। तो इसका एक सदस्य देश फ्रांस, जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, जो फ्रांस वो ना, ये विश्व जो यूएनओ है उसमें एक अस्थायी सदस्य होती है और 5 ऐसे सदस्य होते हैं। तो ये अस्थायी सदस्य परमानेंट, अगर कोई वीटो का उपयोग कर सकता है। अगर कोई मुद्दा, अगर कोई बिल पास हो रहा है तो उसको पसंद नहीं है तो वो वीटो का इस्तेमाल करेगा। एक किसी ने कोई सा भी देश विरोध कर दिया तो खत्म। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे सदस्य देश ज़्यादा हैं और जो 5 तो अस्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए, जिसमें एक फ्रांस भी है, इसका है ना एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ये सदस्य ज़्यादा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती से मेरे से 5 निकल गया है ना। तो यूरोपीय संघ के जो अन्य सदस्य देश हैं वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव हमने आर्थिक देखी, हमने राजनीतिक देखी, जो यूरोपीय संघ को मजबूत बनाता है। और हम सैन्य देखेंगे, सैन्य में क्या आता है। तो सैन्य में अगर हम देखें तो सैन्य में देखते हैं तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है, सबसे बड़ी दूसरी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक, अगर सबसे ज़्यादा अमेरिका का है तो दूसरे नंबर पे यूरोपीय संघ का है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस के पास परमाणु, जो यूरोपीय संघ का सदस्य देश है फ्रांस, उसके पास परमाणु हथियार है। आंतरिक विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ दुनिया के दूसरे स्थान पर है। ये सब इसको मजबूती बनाता है, जो अमेरिका के समक्ष एक विकल्प के रूप में इसको देता है, यूरोपीय संघ को मनाता है। यूरोपीय संघ की जहाँ हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जहाँ यूरोपीय संघ की कुछ ताकत है तो कुछ कमजोरियां भी रही होंगी, ये तो सभी को पता है ना, अपने पता। चलो तो वही देखते कमजोरियां क्या है। इसके सदस्य देश अपनी विदेशी नीति और सुरक्षा नीति, सदस्य देशों की अपनी विदेशी नीति और रक्षा नीति जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे कि इराक पर हमले के मामले में। जैसे सारे देश हैं, एक तो संघ साझा विदेशी नीति यूरोपीय संघ के लिए होती है, एक अपने लिए भी, तो एक अकेले देश की, जो एक स्वतंत्र देश के होने के तो कुछ वो भी नहीं है ना। तो ये जब बनाते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। जैसे कि अपने को देखते हैं कि जैसे इराक पर हमले के मामले में हो जाती है, तो ये एक इसके कमजोरी या नकारात्मक पहलू का हिस्सा बना देता है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने के लेकर नाराजगी है। यूरोप को जो देश हैं उसमें बोलते हैं हम यूरो को लागू नहीं करेंगे, हम जारी नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी एक मामला है जो भी इसको कमजोरी, इसका एक कमजोरियाँ हैं। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिच जो यूरोपीय संघ, जो मॉस्ट्रिच संधि है ना, जो बोल यहाँ पे संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का स्थापना किया गया था। तो साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से इनकार बोल रही है कि ना हम मास्टर्ड संधि पर हम हस्ताक्षर करेंगे, है ना ही हम साझी मुद्रा यूरो को नहीं मानेंगे, हम विरोध करेंगे इसका। ये देख लो, है ना। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिका के गठबंधन में थे। जो यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश हैं, तो यूरोप जो अमेरिका का जो गठबंधन है ना, उसके सदस्य देश हैं, बताओ। तो और उसके बाद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग कर रखा था।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोप का जो मार्केट था उससे अलग कर रखा था ब्रिटेन को, उसके प्रधानमंत्री ने। और ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में जो जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय लिया था, वो अपने आप को अपने देख ही लिया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। फिर से मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन आसियान, इसका आसियान का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन आसियान, ठीक है। आसियान के सदस्य देश दो, एक संस्थापक देश है जो कि ये 5, और एक नए सदस्य देश बने। पहले जो संस्थापक देश थे, जैसे गुटनिरपेक्ष देश के संस्थापक देश थे, उसके बाद में बहुत से देश आए। वैसे ही आसियान के दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन आसियान है। इसमें संस्थापक देश जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और जो नए सदस्य देश हैं वो क्या है, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये नए सदस्य देश हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब आगे बात करते हैं। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देश जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड ने बेकांग घोषणा पत्र पर, कौन सा घोषणा पत्र था वो, बेकांग घोषणा पत्र पर उसने क्या किया, हस्ताक्षर किया, ठीक है। बेकांग घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। इन 5 देशों को आसियान के संस्थापक देश कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आसियान में से कौन सा आसियान के संस्थापक देश नहीं है, क्या है, क्वेश्चन यहाँ जा सकता है। उसके बाद में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया को शामिल किया, और इसकी सदस्य की संख्या कितनी होगी, 10। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि टोटल संस्थापक देश कितने हैं या वर्तमान में कितने देश हैं, ठीक है। तो वर्तमान में हम देखें 10 देश हैं और उसके बाद में 5 थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आसियान की जो स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जो आसियान की स्थापना हुई थी उसके जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को आर्थिक विकास, जो सदस्य देश है, जो 10 देश हैं, उसके जो आर्थिक विकास को तेज करना, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना, आर्थिक विकास को तेज करना, कानून के शासन संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के पालन करके क्षेत्रीय शक्ति और अस्तित्व को बढ़ाना। क्या जो कानून का शासन होगा ना, जो कानून के हिसाब से चलेगा, और संयुक्त राष्ट्र के जो नियमों को पालन करके क्षेत्रीय शांति और अस्तित्व को बढ़ावा देना। आसियान शैली, ये आसियान शैली क्या था, तो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है। इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा। जो आसियान शैली क्या था, आसियान शैली, ठीक है। तो आसियान शैली तो अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान काफी यश कमाया है। इसे ही क्या कहते हैं, आसियान शैली कहा जाता है। सहयोगात्मक, टकराव रहित और औपचारिक तरीके से। आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ क्या है, आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ, तो पहला है कि आसियान सुरक्षा समुदाय पहला था। आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय,
3 है आसियान की सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। सुरक्षा यानी कि हो गया सैन्य से संबंधित हो गया, आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स और सामाजिक सांस्कृतिक। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है कि कोई अगर आसियान सुरक्षा समुदाय अगर जो हो लड़ाई वाला क्षेत्रीय विवाद हो जाते तो हम सैनिकों के टकराव के बिना सहमति कर लेंगे, बात विचार से संवाद के माध्यम से इसको हम सही कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य, आर्थिक जो इकोनॉमिक वाले हैं उसको 3 हमने पढ़ा था। तो आर्थिक समुदाय सुरक्षा वाला तो था क्या भाई, विवाद क्षेत्रीय विवाद जो होगा तो हम बिना टकराव रहित हम संवाद के माध्यम से सैनिक तक ना पहुंचे हम वहीं सुलझा लेंगे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन के आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। ठीक, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार जो होगा, जो भी 10 देशों में साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। जो टकराव होती है उसकी जगह बातचीत के माध्यम से और बातचीत या संवाद के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिसके माध्यम से जो भी कोई लड़ाई है टकराव है तो शांति से सुलझाया जा सके। ठीक है, हमने आर्थिक देखा, हमने इसका सामाजिक सांस्कृतिक देख लिया, हमने जिसको क्षेत्रीय विवाद कैसे खत्म कर रहा है वो देख लिया। उसके बाद आसियान क्षेत्रीय मंच, तो इसको सन 1994 में इसकी स्थापना किया गया था, 1994 में। ठीक है, इसकी स्थापना आसियान मंच 1994 में इसकी स्थापना हुआ था, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल। सुरक्षा जो देश है तो कुछ में यार हर देश का अपना अपना विदेश नीति होती है, सुरक्षा नीति जो अपना अपना अलग अलग होता है। तो मंच में ना दो चार लोग बैठते, सभी के अपने अपने सोचने के विचार अलग होता है, सोच अलग होती है, तो तो मतभेद हो जाता है। तो इसीलिए आसियान मंच की स्थापना की गई 1994 में, जिसका उद्देश्य देशों के सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाना कि लड़ाई वड़ाई ना हो जाए। ठीक है, और आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता, यानी इसका महत्व क्या था, उपयोग क्यों हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाली एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। जो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर पर भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाली एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आसियान ने निवेश, जो आसियान देश है, निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में पर भी ध्यान दिया। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया है। ठीक है, उसके बाद है कि तीसरा पॉइंट है कि अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार के क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई। अमेरिका जो चीन है मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। ठीक है, उसके बाद है कि 1991 में ठीक है, 1991 में 91 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो, ये देखो तो यहाँ पे ये देखो, ये पूर्व की ओर देखो नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पूर्व की ओर देखो नीति कब 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति
अपनाई है और 2014 से ये एसिटी ईस्ट की नीति अपनाई है। ठीक है, 2014 से एक एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। भारत आसियान के सदस्य देशों सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। जो आसियान, जो भारत है, आसियान के जो आसियान के सदस्य देश जैसे सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। वर्ष 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था। आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता 2009 में किया था। जनवरी जो 1 जनवरी जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ था आसियान के साथ, जो कि 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। ठीक है, लागू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छी बात है। आसियान की असली ताकत जो अपने सदस्य देश के सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठन के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है। वो मतलब कि शक्ति क्या, असली ताकत क्या है आसियान की, है ना। तो आसियान की असली ताकत जो उसके देशों के बीच जो सहयोग है, सदस्य देशों के बीच जो या गैर क्षेत्रीय संगठन के बीच निरंतर संवाद होता रहता है ना, परामर्श होता है, क्या सही है क्या गलत है, अगर है ना। तो जब भी एक संवाद होता रहता है, परामर्श होता रहता है, सभी के विचार ठीक है भाई ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, तो संवाद के माध्यम से किसी भी चाहे कितने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सुलझाया जा सकता है ना। तो ये भी एक प्रमुख इसकी प्रासंगिकता कह लो या इसकी कम ताकत कह लो। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। ठीक है, आसियान ये एक ऐसा एशिया का मात्र ऐसा संगठन जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक के मामले में और सुरक्षा के मामले में चर्चा के लिए मंच उपलब्ध करवाता है कि आइए आप चर्चा कीजिए। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। जो कंबोडिया देश था उससे जो टकराव चल रहा था उसको समाप्त किया। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। पूर्वी तिमोर का संकट जो था उसको संभाला, कंबोडिया का टकराव समाप्त किया। तो ये आसियान एक अच्छा संस्था है। ठीक है, उसके बाद चलो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे तो चीन को पूरा कवर करवा लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।